नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर हमारी आज की खास रिपोर्ट। ईरान वॉर के 40 चक्रव्यूह। 40 इसलिए क्योंकि युद्ध शुरू होने के 40 दिन बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। उससे पहले हर दिन ईरान, अमेरिका, इजराइल, मिडिल ईस्ट के मुल्क और लेबनान किसी ना किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। अमेरिका का दावा है कि उसने 40 दिन में दुनिया ही बदल दी। दुनिया तो बदली। देखिए, जिस देश को आतंकियों का स्वर्ग कहा गया, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन उसामा बिन लादेन मारा गया, उसी देश को अमेरिका ने शांति का पहरेदार बना दिया है। यूरोप से लेकर एशिया तक रिश्ते बदल रहे हैं। यूएन, नाटो जैसे संगठन अपना वजूद खोते नजर आ रहे हैं। अमेरिका की मनमर्जियां चल रही हैं। ऐसे में 40 दिन के युद्ध और दुनिया पर उसके असर, आप पर उसके असर की एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जिसमें युद्ध की साजिशें और सवाल दोनों शामिल हैं। आइए देखते हैं कितने जवाब मिलते हैं। युद्ध के मातम में पाकिस्तान का जश्न। वार्ता के लिए ईरान मरे बच्चों की तस्वीरें लेकर क्यों आया? लेबनान में 10 मिनट में 100 हमले क्यों हुए? ईरान में अमेरिका के 12 विमान क्यों चले? अमेरिका परमाणु बम की धमकी देकर क्यों पलटा? ट्रंप ने बार बार डेडलाइन क्यों बदली? अमेरिका को किस डील का इंतजार है? Gentlemen, a gesture of goodwill. This is a substantial offer. What are the terms? पाकिस्तान के मिडिलमैन बनने का क्या राज है? ईरान के साथी मार खाकर भी चुप क्यों हैं? ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की पॉलिसी अलग क्यों है? हॉर्मुज क्या एटम बम से बड़ा हथियार बन चुका है? हॉर्मुज खोलने पर रूस, चीन का डबल वीटो क्यों लगा? ईरान युद्ध के कारण नाटो और अमेरिका सुपर एनिमी बन गए हैं। सैनिक का रेस्क्यू या परमाणु बम चोरी? सीज फायर जरूरी है या फिर मजबूरी? Hi, I'm Admiral Brad Cooper, Commander of U.S. Central Command. Less than 6 weeks ago, more than 50,000 of America's sons and daughters in uniform launched Operation Epic Fury and embarked on a mission of profound consequence. And we clearly accomplished this task.
Iran has suffered a generational military defeat. Our core strategic military objectives have been achieved after destroying Iran's missile, drone, and naval capabilities and their defensive industrial base. After successfully conducting more than 13,000 strikes on Iranian military targets and flying thousands upon thousands of combat flights, U.S. forces have paused offensive operations in accordance with the ongoing ceasefire. However, we remain present. You represent the strongest, most lethal military the world has ever known. In less than 40 days, you destroyed the military that Iran built for over 40 years. इजराइल ने लेबनान पर 10 मिनट में 100 हमले कर दिए। लड़ाई के 41वें दिन युद्ध विराम लागू होने के बावजूद आखिर इतने भीषण हमले इजराइल ने क्यों किए? क्या इजराइल ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध विराम से सहमत नहीं है? क्या इजराइल लगातार ईरान के साथ युद्ध जारी रखना चाहता है? या जंग में इजराइल का नुकसान उम्मीद से ज्यादा हो गया है, इसलिए नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने के लिए ईरान की जगह लेबनान पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं? या फिर गाजा की तरह लेबनान को भी मिट्टी में मिलाकर अपने कब्जे में रखने की योजना पर काम कर रहा है इजराइल? और क्या लेबनान पर भीषण हमले ग्रेटर इजराइल के प्लान का हिस्सा हैं, जिसमें इजराइल अपने धर्म ग्रंथों में लिखे गए इजरायली राज की भविष्यवाणी को सच करने में लगा हुआ है? अब जब सीज फायर का वक्त है, जब बातें हो रही हैं कि शांति की ओर चला जाए, उस समय इजराइल को ये लगने लगा है कि हिजबुल्लाह का अगर परमानेंट इलाज नहीं किया गया तो आज नहीं तो कल वो एक बार फिर से इजराइल के ऊपर घातक अटैक्स करेगा। अब इसी वजह से, इसी आशंका को देखते हुए लगातार हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स में, उनके बुनियादी ढांचे में, उनके तमाम टारगेट्स को एलिमिनेट किया जा रहा है। युद्ध के 40वें दिन जब ईरान अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई की मृत्यु पर शोक का चहलनुम निभा रहा था, तो एक ऐसी सीज फायर का ऐलान किया गया जिसके बाद भी असमंजस और हमले लगातार जारी रहे। President Trump had the power to cripple Iran's entire economy in minutes. But he chose mercy. He spared those targets because Iran accepted the ceasefire under overwhelming pressure. The new Iranian regime understood that a deal was far better than the fate that awaited them. This new regime just happened to look at what happened to their predecessors. Well, with respect to the हॉर्मुज़ को तुरंत खोला जाना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप की ये मांग है। ये सार्वजनिक रिपोर्टें झूठी हैं। हमें निजी तौर पर बताया गया है कि ऐसा हो रहा है, नहीं तो ट्रंप सीज फायर तोड़ सकते हैं। different privately, we have seen an uptick. ईरान पहले से ही कहीं ज्यादा कमजोर है और इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत। अभी भी कुछ लक्ष्य बाकी हैं और हम उन्हें जरूर हासिल करेंगे। हम किसी भी समय लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को संसद ने मंजूरी दी है। ये इस जंग की एक ऐसी कामयाबी है जिससे ईरान को काफी आर्थिक फायदा होगा। सीज फायर की खास बात ये रही कि इसे ईरान ने भी अपनी जीत बताया और जश्न मनाया। इसे अमेरिका ने भी अपनी जीत बताई। इजराइल तो पहले दिन से ही कह रहा है कि जीत
उन्हीं की हो रही है और सीज फायर पर उनका बयान धमकी से भरपूर रहा। उन्होंने कहा कि ट्रिगर पर उनकी उंगली रखी हुई है। सीज फायर के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने जो सूचना दी उसमें वो ट्रुथ सोशल में लिखते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि आज रात के लिए ईरान में भेजी गई विनाश की ताकतों को होल्ड कर, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान तैयार हो गया है कि वो पूरी तरह से तुरंत हॉर्मुज को सुरक्षित तरीके से खोल देगा। इसलिए मैं 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबाजी को टाल रहा हूँ। ये 2 तरफा सीज फायर है। ऐसा करने की वजह यह है कि हम अपने मिलिट्री लक्ष्यों को जरूरत से आगे जाकर प्राप्त कर चुके हैं और ईरान व मिडिल ईस्ट के साथ लंबे समय तक शांति की राह में भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमें ईरान का 10 पॉइंट वाला प्रपोजल भी मिला है। मुझे विश्वास है कि आगे के निगोशिएशंस के लिए ये सही जमीन तैयार करेगा। पिछली असहमतियों पर लगभग सहमति बन चुकी है। 2 हफ्ते का इस्तेमाल सहमति को पटरी पर लाने के लिए किया जाएगा। अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों के प्रतिनिधि के तौर पर मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं इस लंबी समस्या के समाधान के करीब पहुंच चुका हूं। सीज फायर में पाकिस्तान की कितनी एक भूमिका रही है ये तो हमें इस समय पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे देश थे वो कोशिश कर रहे थे कि ये युद्ध रुक जाए। कोई देश जो हैं वो ईरान से बात कर रहे थे, कुछ देश इजराइल से बात कर रहे थे, कुछ अमेरिका से बात कर रहे थे। जो मिडिल ईस्ट के जो जितने भी देश हैं वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सीधा हमला उनके टेरिटरी में हो रहा था। अमेरिका करीब 48 अरब डॉलर इस युद्ध में खर्च कर चुका है और जबकि कोई इसका परिणाम अमेरिका के लिए अपेक्षित नहीं आया है। इसलिए अमेरिका अब ये चाह रहा है कि किसी तरह से इस युद्ध से बाहर निकले और इसमें पाकिस्तान उसके लिए एक तरह से मददगार साबित हुआ। ट्रंप ने खुद को मिडिल ईस्ट का प्रतिनिधि भी घोषित कर दिया। इसका मतलब यह है कि वो दावा कर रहे हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में ईरान के खिलाफ है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये सच है तो फिर मध्य पूर्व के देशों ने ईरानी हमले के बावजूद आक्रामक रुख क्यों नहीं अपनाया? ऐसा नहीं कि हमले सिर्फ इनकी जमीन पर बने अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर किए गए, हमले मिडिल ईस्ट के व्यापारिक और पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों पर भी हुए। वहां काम करने वाली अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों पर हमले की धमकी भी दी गई। सीज फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन हमले नहीं रुके। ईरान की तरफ से मिसाइलों की शिकायत मिडिल ईस्ट के देश करने लगे। इजराइल तो माना ही नहीं। 9 तारीख की सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक और संदेश जारी कर दिया। पहले से बहुत ज्यादा चोटिल दुश्मन को घातक दंड देने के लिए जरूरी जहाज, सेना, हथियार, विस्फोटक सब कुछ पहले से ज्यादा तैयार है। यह सब कुछ ईरान के आसपास ही तैनात है। अगर किसी वजह से असली सहमति के अंजाम तक पहुंचने में कुछ चूक होती है, जिसकी आशंका बहुत कम है, तो फिर कल्पना से परे विनाश होगा। देशों की नकली अतिशयोक्तियों से अलग हम इस पर पहले ही सहमति बना चुके हैं। न्यूक्लियर वेपन और हॉर्मुज की सुरक्षित ओपनिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच हमारी महान सेना अपने हथियारों को तैयार कर रही है, अपनी अगली विजय के लिए उम्मीद से भरी हुई है। पुराना अमेरिका लौट चुका है। सीज फायर में अब तक एक और नाटकीय मोड़ आया, जबकि 9 और 10 अप्रैल की दरमियाने वक्त में पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इजराइल मानवता की बुराई है, एक श्राप है। इस्लामाबाद में शांति की बात चल रही है, लेकिन लेबनान में नरसंहार जारी है। इजराइल निर्दोष नागरिकों का हत्यारा है। पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान में
बिना रुके रक्तपात जारी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो लोग नर्क की आग में जलें जिन्होंने यूरोप को यहूदियों से बचाने के लिए फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजराइल के कैंसर स्टेट को जन्म दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम से फोन पर बातचीत की। उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए लिखा, मैं लेबनान पर इजराइल के हमलों की घोर निंदा करता हूं। हमले में मारे गए लोगों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके बाद इजराइल की विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से पाकिस्तान पर सार्वजनिक हमला किया। ख्वाजा आसिफ के बयान का जवाब दिया जिसने शांति वार्ता के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इजराइल के खिलाफ दिया गया बयान मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ऐसे बयान की उम्मीद किसी सरकार से नहीं की जा सकती, खासकर उस सरकार से तो बिल्कुल नहीं जो युद्ध में शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करती हो। पाकिस्तान और इजराइल के बीच जब शब्दों की मिसाइलें फायर हो रही थी तो यह खबर भी हवा में चल रही थी कि ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुका है। हालांकि इस दावे पर लगातार असमंजस बना रहा कि ईरानी दल पाकिस्तान निकला या नहीं। वहीं ईरान की तरफ से दो बड़े लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ था, मुस्तफा खामेनेई और गालिबाफ। ईरान के संसद के स्पीकर एमबी गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान ने सीजफायर के लिए जो 10 प्रस्ताव दिए हैं उनमें से पहला है लेबनान और समूचा रेजिस्टेंस एक्सिस ईरान के सहयोगी हैं और सीजफायर का अटूट हिस्सा हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर लेबनान के मुद्दे पर जोर दिया है। सीजफायर के उल्लंघन की कीमत चुकानी पड़ेगी, करारा जवाब मिलेगा, गोलीबारी फौरन रुकनी चाहिए। Well, we've seen the United States just corroborating the information that we had, that this ceasefire does not include Lebanon, and it cannot include Lebanon as long as Hezbollah continues to attack Israel, I think, and it does not commit to the terms of a ceasefire that was brokered last year. The Lebanese government, entered into a commitment to dismantle Hezbollah south of the Litani. They didn't fulfill it. And they said that they are going to actually demilitarize Hezbollah. It didn't happen. So Israel is now taking the measures that it sees fit in order to defend it. इजराइल ने एनडीटीवी को सीजफायर पर अपनी स्थिति स्पष्ट की, लेकिन सीजफायर की घोषणा के बाद कुवैत ने दावा किया कि उसके यहाँ ड्रोन से हमला हुआ है। ईरान ने फौरन हमले में हाथ न होने की बात कही। ऐसे में सवाल उठता है कि सीजफायर के लिए ईरान, अमेरिका और इजराइल राजी हैं, तो फिर ऐसे कदम कौन उठा रहा है जो सीजफायर को खतरे में डालता है? इस सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का एक लिखित बयान देश के सरकारी टीवी चैनल पर पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने 4 प्रमुख बातें कही। महान नेताओं के शोक का 40वां पूरा हो चुका है। अब शरीर से शोक के कपड़े उतार दिए जाएंगे, लेकिन पवित्र राष्ट्र अपने दिलों में शहादत के बदले क़ियाम को जिंदा रखेगा। थोपे गए दूसरे और तीसरे युद्ध के शहीदों का बदला लेगा। अल्लाह के करम से हम उस दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारे देश पर हमला किया है। हर नुकसान की भरपाई की जाएगी। खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। फरवरी महीने में हमारे दुश्मन ने अनजाने में ईरान की इस्लामिक क्रांति को पूरी दुनिया में चर्चित कर दिया है। क्रांति का झंडा ईरान की जमीन और विदेश में लोगों के दिल में लहरा रहा है। हमें एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना है। ऐसा करके हम युद्ध के कारण पैदा हुई कमियों से लड़ पाएंगे। सेना ने युद्ध रोका है, लेकिन देश के नागरिक घरों से बाहर, सड़कों, चौराहों और मस्जिदों पर जमा होकर अपनी लड़ाई जारी रखें। ईरान के दक्षिण में रहने वाले पड़ोसियों, चमत्कार को पहचानो, हमारी उम्मीदों के मुताबिक जवाब दो। इसके लिए आपको एक अराजक बुराई का विरोध करना होगा जो आपके अपमान और शोषण का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसा करके आप ईरान के लिए अपने नेक इरादे जाहिर कर सकते हैं। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मैनेजमेंट में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे।
रेजिस्टेंस के सभी फ्रंट ईरान का हिस्सा हैं। ईरान की तरफ से जितना भी सोशल मीडिया डिजिटल कम्युनिकेशन किया गया उसको आप सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कह सकते। आई थिंक उन्होंने जो बनाया वो एक एसिमेट्रिक बैटल फील्ड है जहाँ पे उन्होंने, क्योंकि यूएस की जो फोर्सेस हैं उनकी जो ताकत है वो ज़मीनी तौर पे इन टर्म्स ऑफ अगर आप कहें आर्मी के हिसाब से बाकी दोनों देशों से ज़्यादा है, तो ये ईरान का बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है कि उन्होंने इस सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन वॉर जो शुरू करी और इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई यूजिंग डीप फेक्स, पुरानी वीडियोस को निकाल के, रेफरेंस इमेजेस निकाल के, टेल अवीव में ब्लास्ट हो रहे हैं, लीडर्स के पुराने रेफरेंस स्पीचेस निकाल के उन्होंने एम्पैथी और अपनी तरफ जो यूजुअल पब्लिक का व्हाट यू से सपोर्ट है वो पूरा अपनी तरफ करने की कोशिश की। तो आई थिंक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सोशल मीडिया पे ये एसिमेट्रिक बैटलफील्ड उन्होंने शुरू किया है। सीज फायर के बीच में बदले की आग और मान सम्मान के अंगारे सुलग रहे थे। पाकिस्तान, ईरान, इजराइल सब अपने धार्मिक, सैनिक, राजनीतिक एजेंडे में व्यस्त थे। तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक और बिजली गिरा दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल ईरान के हॉर्मूज वाले जख्म पर फिर नमक छिड़क दिया। सूचना मिली है कि ईरान हॉर्मूज के पास जहाजों से फीस वसूल रहा है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो फौरन रोक दें। यह गलत काम है और सीज फायर का अपमान है। हमारे बीच ये करार नहीं हुआ है। दूसरी ओर ट्रंप ने इजराइल में नेतन्याहू को फोन किया और कहा कि लेबनान पर हमले सीमा में रहकर करो। नेतन्याहू चाहता था कि ये जंग मत बंद करना है। अभी वो चाहता है कि और प्रोलॉन्ग करना है। कब तक? वो चाहता है कब? अक्टूबर तक। क्यों? अक्टूबर में उधर इलेक्शन है और नेतन्याहू का प्लान ऐसा है, इलेक्शन के 2 दिन पहले सीज फायर होना चाहिए और वो उनको अपने आप को वार हीरो प्रोजेक्ट करना चाहता है। इस वॉर थिएटर में सीज फायर का ऐलान हुआ तो कुछ बड़ी डिप्लोमेटिक बातचीतें भी शुरू हुई। लेबनान ने आदेश जारी किया कि बेरूत में सुरक्षा कर्मियों के अलावा हथियारों की संख्या सीमित कर दी जाए। इसे हिजबुल्लाह को दिया गया संदेश माना गया कि अब वो बेरूत को खाली कर दे। इसी के आगे पीछे इजराइल ने कहा कि वो अब लेबनान से सीधी बात करेगा। साउथ कोरिया के प्रतिनिधि ने तेहरान पहुंचने का ऐलान किया। ट्रंप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से फोन पर बात और हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही जल्द शुरू करने के प्लान को डिस्कस किया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री केविट कूपर ने हॉर्मूज में टोल टैक्स का विरोध किया। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। ईरान युद्ध ने अमेरिका के साथ दुनिया के रिश्तों को फिर से परिभाषित किया, खासकर नाटो के साथ ट्रंप की कड़वाहट, जिसका इजहार वो बार बार करते हैं। नाटो के महासचिव मार्क रूटे अमेरिका में थे। उनसे मिलने के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर फिर बम गिराया, कह दिया कि बिना दबाव के कोई सहयोगी काम नहीं करता। जब हमें जरूरत थी तब नाटो हमारे साथ नहीं था और आगे भी जरूरत पड़ी तो नहीं होगा। नाटो के महासचिव ने अमेरिका और नाटो के बीच चल रहे शीत युद्ध पर दुनिया को रिश्तों की बदलती तस्वीर दिखाई। Let me be clear. This alliance is not whistling past the graveyard, as you would say in the United States. Allies recognize, and I recognize, we are in a period of profound change in the transatlantic alliance. Europe is assuming a greater and fairer share of the task of providing for its conventional defense.
And from that, there will be no going back, and nor should there be. मार्क रूटे का यह बयान साफ दिखाता है कि ईरान युद्ध के साथ और उसके बाद दुनिया के रिश्ते एक नई समझदारी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। दुनिया में पावर का मुहावरा बन चुके संगठन और देशों को अपनी पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी। हालांकि अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ जो एक्सेस तैयार हुआ है, उसकी मिलिट्री ताकत का पहला भव्य प्रदर्शन ईरान युद्ध में चल रहा है। एनर्जी बजट और समुद्री व्यापार में आने वाली अड़चनों ने दुनिया के सामने एक नई सच्चाई रखी है। समझदार देश अब अमेरिका के चक्कर में इसकी अनदेखी नहीं करना चाहते। नया आकार ले रही विश्व व्यवस्था में कोई भी देश उतना ही साथ निभाना चाहता है जितना उसके फायदे में हो, न कोई दोस्त न कोई दुश्मन। ईरान युद्ध में अमेरिका और यूरोप के बीच जो तलखी दिख रही है, उसकी जमीनी सच्चाई में चीन है, जो बहुत तेजी से हर जगह पैर फैला रहा है। जहां चीन फायदे का सौदा बन रहा है, वहां पर देश अमेरिका के साथ आंख मूंद कर खड़ा नहीं होना चाहते। यहां तक कि इजराइल ने भी गाजा और ईरान युद्ध में दिखाया कि वो अमेरिका के साथ है, लेकिन उसके अपने टारगेट्स भी हैं जिन्हें वो अमेरिकी दबाव में छोड़ेगा नहीं। शायद यही वजह है कि सीज फायर के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहे और लेबनान ने हिजबुल्लाह से कह दिया कि जो करना है करो, लेकिन बेरूत के बाहर रहो। इजराइल अब लेबनान के फ्रंट पर लितानी नदी को अपनी अघोषित सीमा बना रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि रॉकेट की आवाज आपको सुनाई दी होगी, क्योंकि रॉकेट चलता रहता है। यहाँ कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पे रॉकेट फायर हो जाता है। और वो देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। आसमान में आपको धुआं उठता हुआ नजर आएगा। ये लॉन्चिंग साइट है जहाँ से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। और अब देखिए मालूम नहीं जाके ये रॉकेट कहाँ गिरेंगे, किसका आशना गिरा देंगे, क्योंकि उम्र लगती है आशना बनाने में। लेकिन एक पल में एक धमाके की आवाज आप देख सकते हैं कि धमाके की आवाज की वजह से ये आपको आवाजें जो सुनाई दे रही है, धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। ये रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, ये मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें किसी सेफ शेल्टर की ओर जाना होगा। यही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। या तो जमीन पे लेट जाइए या तो आप किसी सेफ शेल्टर में चले जाइए, क्योंकि यही एक ऑप्शन जो है आपके पास बेहतर ऑप्शन रहता है ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी, क्योंकि हम जिस एरिया में है वो बहुत ही मुश्किल एरिया है। ये सरहद का एरिया है। ये इस समय आप बताऊंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है। और ये जो जमीन का टुकड़ा है ये डिसाइड करेगा कि सीज फायर का फेट क्या होने वाला है। आप देख सकते हो वहां पे, यहाँ पे या तो आपको टैंक की मूवमेंट सुनाई देगी, यहाँ ऐसे धमाके सुनाई देंगे, या तो रॉकेट चलते हुए आसमान में नजर आएंगे, या वो इमारतें जो पूरी तरह से ढह चुकी है। आप देख सकते हैं खंडर वहां जो बने हुए हैं, वो खंडर डिसाइड करते हैं, वे बताते दर्शाते हैं कि इस इलाके में क्या हुआ है। लगातार यहाँ पे आईडीएफ टारगेट कर रहा है। और ये जो खूबसूरत मकान है बिल्कुल खाली है, यहाँ रहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से फायरिंग हो रही है। 40 दिन के युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप तारीख पर तारीख देते रहे। डील की डेडलाइन से पूरी दुनिया बंधी रही। धमकियों से देश और इंसानियत कांपती रही। पहले अमेरिका के लिए मुद्दा थे ईरान और एटमी हथियार और मिसाइलें, जबकि इजराइल ईरान के बड़े नेताओं को टारगेट करके खत्म कर रहा था। एक तरफ रिजीम की हर पीढ़ी को खत्म किया गया, दूसरी तरफ ईरान के हर प्रमुख फैक्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए। बात पहुंच गई पुल और बिजली के कारखानों तक। अब पूरा युद्ध हॉर्मूज के मुहाने पर आकर अटक गया है। पहले ट्रंप खार्ग आइलैंड पर कब्जे का दावा करते थे, अब हॉर्मूज के पीछे पड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्ना कन्वेंशन सेंटर, जो कि इस्लामाबाद टॉक्स के लिए मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बन गया है, जहाँ लोकल एंड फॉरेन मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद हैं। बड़ी तादाद में कॉरेस्पॉन्डेंट आए हुए हैं वाशिंगटन डीसी से। इसके अलावा अरब मीडिया यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से रिपोर्टिंग की जा रही है। इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से दोनों जो डेलीगेशंस हैं वो पहुँच आए हैं कि हायर लेवल के जो पॉलिटिकल जो डायलॉग होंगे
होंगे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होंगे, जबकि डिप्लोमेटिक डायलॉग इस्लामाबाद सरीना होटल होंगे। ये इंतजाम किए गए हैं इस्लामाबाद के मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर पे। यहाँ आने के लिए शटल सर्विस रिक्वायर्ड थी। शटल सर्विस के ज़रिए आप यहाँ आ सकते थे, प्रायर रजिस्ट्रेशन होती थी। सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त जो है इंतजाम किए गए हैं और इस वेन्यू को होस्ट करना पाकिस्तान अपने लिए एजाज़ समझता है और यहाँ पहले से ही तैयारियाँ की गई थी तमाम लेवल पर। पाकिस्तान ने चाक चौबंद इंतजाम किए, उसे पूरी दुनिया में मुसलमानों का सेनापति बनने का मौका मिला। इससे पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा का ठेका भी लिया था। यहाँ अमेरिका पहले से मोर्चा संभाले हुए। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, इसलिए वो पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों से कहता है कि मेरी कैप्टनसी में खेलो। लेकिन उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है, उधारी के तकादे चलते रहते हैं। फिलहाल भी जारी है। जब पाकिस्तान शांति दूत बना हुआ था तभी UAE ने उससे अपना उधार पैसा वापस मांगा। चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सबको पता है। युद्ध में चीन ईरान के साथ है, अमेरिका के खिलाफ है। ऐसे में ट्रंप ने पाकिस्तान को शांति दूत बनाने का फैसला क्यों किया? Pakistan had gradually built trust with them. So when this entire conflict started, Pakistan was in a comparatively good space with President Trump. Something that we talk about far less is the kind of influence China has with Iran and the natural convergence between Pakistan and China. And of course the fact that we're a part of the security framework with Saudi Arabia, and also at least we are not averse to the concerns of the Gulf states. So all of this has probably allowed Pakistan to emerge as a natural choice. Pakistan also provided face saving to both the United States of America and Iran, because Iran says we've won and United States says we've won. वो है धर्म युद्ध। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान, अमेरिका और इजराइल इसे धार्मिक रंग देने में लगे थे। इजरायली इस युद्ध को अपने अखंड और बृहत्तर इजराइल की भविष्यवाणी से जोड़ रहे थे। अमेरिका के जनरल इसे आर्मगेदान और यीशु के जन्म से जोड़ रहे हैं। ईरान तो खैर इसे लगातार धर्म से जोड़कर ही पेश कर रहा है। मुस्तफा खमेनेई ने भी धर्म के नाम पर मिडिल ईस्ट को अपने साथ जुड़ने की मांग की। तो क्या अमेरिका इस युद्ध के बहाने पाकिस्तान को मुस्लिम देशों का सेनापति बनाने की कोशिश भी कर रहा है? अगर हां तो क्यों? अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका सीज फायर तक कैसे पहुंचा। यहां पर 3 घटनाओं का जिक्र जरूरी है। पहली, संयुक्त राष्ट्र में रूस और चीन का डबल वीटो। दूसरी, राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को दी गई धमकियां, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने युद्ध कानून के खिलाफ माना। तीसरी घटना, युद्ध पर पोप की टिप्पणी। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। होर्मुज बंद था। संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव आता है, इसे बहरीन प्रस्ताव कहा गया। मांग होती है कि मिलिट्री के दम पर होर्मुज को खुलवा लिया जाए। रूस और चीन दोनों इसे वीटो कर देते हैं, जबकि दावा है कि चीन का 80% पेट्रोलियम होर्मुज से आता है। बंद होर्मुज से चीन को सबसे ज्यादा दिक्कत है, फिर भी होर्मुज खोलने का विरोध क्यों किया? क्या बहरीन प्लान अमेरिका का एजेंडा था? और क्या मिलिट्री पावर से होर्मुज की ओपनिंग ईरान के साथ साथ चीन के हित में भी नहीं है? और क्या बहरीन प्रस्ताव के डबल वीटो में अमेरिका के लिए कोई संदेश भी था? सबको याद है कि युद्ध में ट्रंप ने ईरान को कैसी कैसी धमकी दी है। उन्होंने ईरान का विनाश, संस्कृति का विनाश तक की धमकी दी। गंदी गंदी गालियों का भी इस्तेमाल किया। इसकी वजह से ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप ने बिना नाम लिए ट्रंप की आलोचना की थी। यह ट्रंप के लिए नैतिक दबाव था, क्योंकि इस युद्ध में ट्रंप की तुलना ईसा मसीह से कर दी गई थी। But the truth of it is you are here because of God
and because of you. Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. But it didn't end there for him, and it didn't end there for you. God always had a plan. On the third day, he rose, he defeated evil, he conquered death, hell, and the grave. And because he rose, we all know that we can rise. And sir, because of his resurrection, you rose up. Because he was victorious, you were victorious. And I believe that the Lord said to tell you this. Because of his victory, you will be victorious in all you put your hand to. पोप लियो 16वें ने पाम संडे और बाद के भाषणों में कहा, जीसस को किसी भी युद्ध को जायज ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईश्वर उन लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनता जो युद्ध छेड़ते हैं। जिनके हाथ खून से भरे हैं, उनकी प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी जाती। इसके बाद ट्रंप ने जब एक रात में सिविलाइजेशन के अंत वाली धमकी दी, तो उसे भी पोप ने बहुत गलत कहा। इस तरह से ट्रंप पर उनके देश में इसकी वजह से बहुत दबाव है। संयुक्त राष्ट्र ने भी ट्रंप के ईरान पर दिए गए बयानों को कानून के खिलाफ माना। Alarmed by the rhetoric seen in that social media post that threatened American attacks on power plants, bridges, and other infrastructure should Iran not agree to a deal. The Secretary General has been very clear on issues regarding international law, and he urges yet again all parties to abide by their obligations regarding the conduct of these hostilities. And he recalls that civilian infrastructure, including energy infrastructure, may not be attacked. Even if specific civilian infrastructure were to qualify as a military objective, international humanitarian law would still prohibit attacks against them if they may be expected to cause excessive incidental civilian harm. Once again, the Secretary General reaffirms that it's high time for the parties to stop this conflict, as there is no viable alternative to the peaceful settlement of international disputes. सीज़फायर से कुछ दिन पहले एक विचित्र घटना घटी, जिसके बाद से युद्ध का मिजाज बदलने लगा। इसे अमेरिका ने नाम दिया रेस्क्यू मिशन, जिसे दुनिया का सबसे महंगा रेस्क्यू अभियान कहा गया। इसमें 25,000 से 40,000 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल को अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान दक्षिण पश्चिम ईरान में कोह गुलिये के पास ईरानी गोलीबारी का शिकार हो गया। यह इलाका बोयर अहमद प्रांत में जाग्रोस पर्वत क्षेत्र में आता है। इसकी दूरी ईरान के परमाणु संयंत्र इस्फहान से 50 किलोमीटर बताई जाती है। विमान गिरा तो एक पायलट और दूसरा गनमैन विमान से एग्जिट हुए। खबर अमेरिकी कंट्रोल रूम में थी तो अमेरिकी सेना ने कॉल साइन डूड 44 अल्फा, जो कि विमान के पायलट थे, को ईरान के खुजस्तान प्रांत से कुछ घंटों के भीतर रेस्क्यू कर दिया। लेकिन विमान में बैठे वेपन सिस्टम ऑफिसर कॉल साइन डूड 44 ब्रेवो नहीं मिली। वो भटक गए। उनके पास मौजूद एक खास सिस्टम से उनकी लोकेशन मिली। इस खास यंत्र का नाम इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर या पर्सनल लोकेटर बेकन या फिर कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर होता है। यह कॉस्पास सारसेट सिस्टम से जुड़ा रहता है। जैसे ही पायलट इजेक्ट होता है, यह सिस्टम संदेश देने लगता है। इससे मिली जानकारी के मुताबिक वो देहश्त इलाके में कोहस्याम में 7,000 फीट की ऊंचाई में छिपा हुआ बताया गया। CIA का दावा है कि पायलट की खोज में हार्ट बीट और बॉडी हीट को नापने वाले यंत्रों का भी इस्तेमाल किया गया। दूसरे पायलट को खोजने का अभियान करीब 14 घंटे चला। इस दौरान अमेरिकी सेना ने
ईरान के एक सुनसान पर्वतीय इलाके में अपना छोटा सा स्टेशन बना दिया। यहाँ पर एक धूल भरी कच्ची हवाई पट्टी थी जिसका इस्तेमाल बहुत समय से नहीं हुआ था। अमेरिका को इसकी जानकारी थी तो अमेरिका के 2 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ उतारे गए जिसमें डेल्टा फोर्स के 100 कमांडो। इसमें 6 सुपर कमांडो थे जिन्हें ओसामा किलर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मारा था। जमीन पर उतरे सैनिकों और सिस्टम को एयर कवर देने के लिए F-35 और F-22 स्टेल्थ विमान हवा में तैनात किए गए ताकि ईरान की बासिज फोर्स या IRGC को रोका जा सके। IRS ड्रोन और सैटेलाइट को इलाके में स्विच किया गया। इलाके की ओर आने वाली सड़क को बम मारकर बेकार कर दिया गया। अभियान में AH-6 लिटिल बर्ड, जॉली ग्रीन 2 और पेव हॉक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। अमेरिका का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए 2 IC-130 विमान कच्ची विमान पट्टी में फंस गए। उनकी मदद के लिए 2 नए विमान और 200 कमांडो रेस्क्यू के लिए पहुंचे। अमेरिकी सेना ईरान की जमीन पर उतरी और अपने दोनों सैनिकों को रेस्क्यू करके ले गई। लेकिन इस अभियान में ईरानी अटैक के कारण अमेरिका को 2 बड़े विमान, 1 लड़ाकू विमान और 2 हेलीकॉप्टर्स की कुर्बानी देनी पड़ी। कुछ लोगों का दावा है कि यह संख्या 12 तक पहुंच सकती है। पायलट बच गए लेकिन पूरी दुनिया में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रचलित हो गई। वो ये कि ऑपरेशन पायलट्स की खोज के लिए नहीं बल्कि ईरान के यूरेनियम की चोरी के लिए किया गया था क्योंकि पूरे ऑपरेशन क्षेत्र के पास ही इस्फहान नाम का ईरानी परमाणु अड्डा था। इसलिए परमाणु चोरी की थ्योरी को बल मिला। And even when they got lucky, one time in 40 days, and down 2 of our pilots, they couldn't hold them. In a daring 14-hour rescue operation, 7 hours in daylight and 7 hours of night, both pilots were recovered safely. Not once, but twice. A daylight thunder run right up the middle of their country. Boots on the ground. A midnight raid right up the middle of their country. Boots on the ground. 0 American casualties. The Iranians humiliated and demoralized. We control their fate, not the other way around. That's why they came to the table. बूट्स डाउन को ईरान ने इस लड़ाई में अपनी सबसे बड़ी दीवार बनाया। ईरान का दावा था जमीन पर आओ तो ईरान का स्वाद पता चलेगा। अब अमेरिका दावा कर रहा है कि जमीन पर उतरकर 2-2 बार ईरान को धूल चटाई है। इसीलिए ईरान सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। नौसेना, वायुसेना, लीडरशिप खोने के बाद ईरान सीज फायर के लिए तैयार हुआ है, ऐसा अमेरिका का दावा है। लेकिन ईरान कहता है कि अमेरिका ने हमारी 10 बातें मानी हैं, इसलिए सीज फायर हुआ है। ईरान युद्ध में एक बात बहुत गौर करने वाली है, जिस तरह सोशल मीडिया का इस युद्ध में इस्तेमाल हुआ। अमेरिका और ईरान दोनों ने इसका भीषण इस्तेमाल किया है। ईरान के नए सुप्रीम कमांडर को तो दुनिया ने केवल वर्चुअल वर्ल्ड में ही देखा है। ट्रंप के B-2 बॉम्बर्स से ज्यादा विनाश ट्रंप की सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल ने मचा दिया। एक मैसेज आया, शेयर मार्केट में अरबों के वारे न्यारे हो गए।
एनिमेशन और रील तो इतनी बनी कि अगर फीते में बदल जाए तो दुनिया को कई बार लपेट लिया जाए। युद्ध के इतिहास में 40 दिन का यह युद्ध साइबर योद्धाओं के लिए भी याद रखा जाएगा।